Welcome to the another lecture of Mastercard Preparation. Today we are going to study about chemical coordination and integration. सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है वो दो टाइप की होती है. एक होती है न्यूरल मैकेनिज्म से और दूसरी होती है केमिकल मैकेनिज्म से. ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन चलती है न्यूरॉन से, केमिकल कोऑर्डिनेशन चलती है हार्मोन से. ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होती है ये शॉर्ट टर्म क्विक रिस्पॉन्स वाली होती है और केमिकल वाली लॉन्ग टर्म स्लो रिस्पॉन्स वाली होती है. ठीक है, न्यूरल के अंदर एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल आगे, तो यानी ये पॉइंट टू पॉइंट होती है. बट केमिकल ऐसी नहीं होती. क्यों? क्योंकि केमिकल में जो सिग्नल है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है और फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. क्वेश्चन आता है कि हमें ये दोनों कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए. न्यूरल कोऑर्डिनेशन चाहिए क्विक रिस्पॉन्स के लिए. मैंने कुछ बोलना है, मैंने कुछ सोचना है, मैंने कुछ समझना है, ये सारे न्यूरल रिस्पॉन्सेज हैं जो क्विक होने चाहिए. राइट, मैंने चलना है, ये सारे क्विक रिस्पॉन्सेज. केमिकल क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज के लिए. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनना, राइट, गैमीट्स का बनना, इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ होना, बॉडी के अंदर रिपेयर होना, राइट, बॉडी के अंदर डाइजेशन जैसी प्रोसेसेस का होना जिसके कारण बॉडी मेंटेन रहे, बॉडी के अंदर स्ट्रेस की मैनेजमेंट होना. इन सभी के लिए कौन सा रिस्पॉन्स आता है? केमिकल. केमिकल रिस्पॉन्स करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड होते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. ये ग्लैंड कौन है? दीज आर द ग्लैंड विच सिक्रीट सिक्रीशंस विदाउट एनी डक्ट इनटू extracellular matrix around them and ultimately secretion is released into blood. तो ब्लड के अंदर जब सिक्रेशन को डायरेक्टली रिलीज करते हैं वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात क्या है कि ये इस तरह के सेल हैं जो अपने ही आसपास के इस फ्लूइड के अंदर अपनी सिक्रीशंस को फेंक देते हैं और ये सिक्रीशन यहाँ से कहाँ जाती हैं? ब्लड में. इसमें कोई डक्ट नहीं है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके अंदर डक्ट होती है. उनके अंदर क्या होता है? एक डक्ट होती है और सिक्रीशन डक्ट से बाहर जाती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसकी जो सिक्रीशंस होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, इनकी सिक्रीशंस के लिए एक स्पेशल टर्म है जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स. क्या बोलते हैं? हार्मोन्स. अब हार्मोन्स क्या है तो ध्यान से देखना. हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होता है, पहला फीचर. केमिकल मैसेंजर होता है, दूसरा फीचर कि एक टाइप का केमिकल मैसेंजर है. केमिकल मैसेंजर होने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगा. ट्रेस अमाउंट में रिलीज होने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये कहाँ रिलीज होगा? ब्लड के अंदर. और ये ब्लड के अंदर से ही टारगेट ऑर्गन तक रीच करेगा. तो ये जो है हार्मोन्स की डेफिनेशन है. हार्मोन की बेसिक मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाला नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज हो और ब्लड में जाए. ठीक है, ये बात क्लियर. नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब ये न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज नहीं हो सकता, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज जैसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता. राइट, ये कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं हो सकता जो आपको न्यूट्रिशन के तौर पे काम आ रहा है. ये इन सब के बिना वाली कोई ना कोई चीज़ होगी. ठीक है, अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं. एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड वो है बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करना मेन समझते हैं. जैसे हेड के अंदर तीन होते हैं. एक होता है हाइपोथैलेमस, फिर आता है पिट्यूटरी, फिर आता है पीनियल ग्लैंड, फिर आ जाता है हमारे पास थॉरेक्स. थॉरेक्स यानी पहले तो नेक में बात करेंगे जो है थायराइड, फिर आता है पैराथायरॉयड,
फिर आता है थाइमस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा आता है, तीसरा हमारे पास जो आता है हेड और थोरैक्स के बाद वो आता है एब्डोमेन में, पेट वाले हिस्से में। इसमें आ जाता है एक तो एड्रीनल, एड्रीनल के अलावा आ जाता है पेनक्रियास, पेनक्रियास के अलावा आ जाता है टेस्टिस या फीमेल्स के केस में ओवरी। तो ये 9 ग्लैंड है। इसके अलावा अदर जो ग्लैंड है उनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा अदर जो है उनको हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड। अदर को क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड वाले, अब इसको इंट्रोडक्शन को समझो। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। तो पहला तो ये याद रखना कि जॉइंटली करते हैं, ऐसा नहीं एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में बॉडी का मेंटेन करते हैं। न्यूरल फास्ट, वेरी एग्जैक्ट, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स है। केमिकल जो है कोऑर्डिनेशन वो स्लो, वाइड स्प्रेड और लॉन्ग लास्टिंग है। न्यूरल जो है उसके बारे में ये चीज़ें हमने पढ़ दी। इसके अलावा आ जाती है बात हार्मोन्स की, क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल सेल ऑफ बॉडी जो है वो डायरेक्टली इनोवेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर फाइबर, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है उनमें। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर फंक्शंस को कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट करना है और इसी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए जो ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएं और इस फ्लूइड से सभी सेल्स तक बॉडी के रीच कर पाएं, राइट। फिर आता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, जिनमें कोई डक्ट ना हो, और ये क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? ये एक केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ब्लड में जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट ऑर्गन तक, ये तो हमें पता है। स्पेसिफिक क्या है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। ये इंटरसेलुलर यानी कि एक सेल से लेकर बिटवीन सेल, एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक मैसेज लेकर जाता है और ये बहुत कम अमाउंट में बॉडी में रिलीज होता है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। न्यू डेफिनेशन जो है वो न्यू मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को कवर करती है हार्मोन के अंदर, जिनको हम ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इनवर्टेब्रेट में याद रखना कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत कम हार्मोन्स के साथ होता है, जैसे कॉकरोच में है। एक होता है जुवेनाइल हार्मोन, एक होता है एक्डाइसिन, ठीक है। तो ये 2 ही हार्मोन जो है जनरली हमें कॉकरोच के स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्टेब्रेट्स की, वर्टेब्रेट्स यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल लाइक फिशेज, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स जिसके अंदर स्नेक, क्रोकोडाइल आ जाते हैं, राइट, लिजर्ड आ जाती है, छिपकली देखते हो ना, ये सब आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आ जाते हैं मैमल्स, जिनमें आ जाते हैं ह्यूमन, काऊ, वेल, डॉल्फिन। डॉल्फिन के अलावा अगर हम बात करें डोंकी, मंकी, कंगारू, एलिफेंट, इन सभी के अंदर, इन वर्टेब्रेट्स के अंदर ये सिस्टम थोड़ा अच्छे से ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अगर अब हम बात करें ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ह्यूमन के अंदर हार्मोन जो है वो अलग अलग ऑर्गन टिश्यूज जो हैं अलग अलग जगहों पे सिक्रेट करते हैं। इनमें ऑर्गेनाइज्ड वो हैं जो एज अ क्लस्टर या टिश्यू की तरह और पूरा का पूरा ग्लैंड की तरह काम कर रहे हों, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हों, जैसे पिट्यूटरी, पेनक्रियास, पैराथायरॉयड, पीनियल, थायरॉयड, थाइमस, एड्रीनल, गोनाड्स एंड इवन हाइपोथैलेमस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। दूसरी तरफ नॉन ऑर्गेनाइज जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं होते, इसके भी एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा हार्ट, इसका मेन काम है ब्लड को पंप करना, पर यह भी इसके साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। लीवर, लीवर का मेन काम है डिटॉक्सिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन्स प्लस एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके एडिशन में अगर ये कोई हार्मोन रिलीज करे तो वो लीवर का अनऑर्गेनाइज मैनर है, नॉन ऑर्गेनाइज मैनर है। किडनी, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी यूरिया जैसे वेस्ट को बाहर निकालना। पर किडनी इसके अलावा अगर कोई हार्मोन रिलीज कर दे तो वो भी नॉन ऑर्गेनाइज्ड होगी। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का काम है मेन डाइजेशन का, पर डाइजेशन के अलावा भी अगर ये कोई हार्मोन भी रिलीज कर रहा है तो ये इसका नॉन ऑर्गेनाइज्ड मैनर है। इसके अलावा क्या याद रखना कि हमारे बॉडी के जो जनरल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं हार्मोन लाइक, जैसे कि इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, उसी तरह से हमारी बॉडी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है। इंसुलिन तो चलो ऑर्गेनाइज मैनर का आया, पर बॉडी बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है जिसके कारण सेल्स बॉडी के ग्रो करते हैं, रीजनरेट करते हैं, और इसीलिए बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कभी ना कभी एज अ नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे हार्मोन की। अभी हमने हार्मोन समझा। हार्मोन अपने केमिकल नेचर के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे होते हैं लिपिड सॉल्युबल। क्या फ़र्क है? जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होगा
ये याद रखना कि वाटर सोल्यूबल है, यानी कि ये पानी में ही डिजोल्व होगा। लिपिड सोल्यूबल फैट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा ये आगे समझेंगे, पहले एग्जांपल समझते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन में जितने भी प्रोटीन के बने हुए या पेप्टाइड के बने हुए हार्मोन हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन हार्मोन्स में जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं वो आ जाएंगे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन के अलावा पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक हार्मोन आता है इनहिबिन, ये आ जाएगा। एक आता है कैल्सीटोनिन, ये आ जाएगा। एक आ जाता है पैरा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है, जिसको पैरा हार्मोन भी बोल देते हैं, ये आ जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सिन एक हार्मोन आ जाता है, ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें और भी हार्मोन देखने को मिलते हैं। क्या? इसके अंदर हमें हार्मोन देखने को मिलते हैं जो अमीनो एसिड से डेराइव होते हैं, ठीक है, डेराइव होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, अगर हम बात करें हिस्टामिन। इसके अलावा अगर हम बात करें मेलाटोनिन, ठीक है, ये हार्मोन्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन बोल देते हैं, नॉर एड्रेनलिन, ये सारे अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं और ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। दूसरी तरफ आता है लिपिड सॉल्युबल। अगर हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो इसमें क्या आते हैं? इसके अंदर जनरली सबसे पहली चीज़ आती है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो हमारे थायरॉक्सिन नाम के अमीनो एसिड से बने हैं। याद रखना ज़्यादातर अमीनो एसिड के जो डेरिवेटिव हैं वो क्या हैं? नॉन सॉल्युबल, पर थायरॉक्सिन वाले क्या हैं? सॉल्युबल, जिसमें एग्जांपल आता है T3, जिसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। बहुत सारे बच्चे ना ये सारे नाम सुन के डर जाते हैं। आप जब ये चैप्टर पढ़ते जाओगे तो ये सारे आपको भी याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल बना के इसलिए बता रहा हूँ आपके समझने के लिए, और ये चीज़ की याद करनी मुश्किल नहीं है, मैंने भी की हुई है, आप भी कर लोगे, ठीक है। T4 आता है टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन। टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन को हम सिंपली थायरॉक्सिन भी बोल देते हैं। ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल। इसके अलावा स्टीरॉयड वाले जितने भी स्टीरॉयड के बने हुए हार्मोन है, स्टीरॉयड एक लिपिड का टाइप होता है, हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ के आए हैं। स्टीरॉयड वाले जितने भी हार्मोन हैं जिनके पीछे ऑन या ओल लगा हो, जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, ठीक है, ये भी आ जाता है। ऑल वाले एस्ट्राडायोल, कॉर्टिसोल, ठीक है, प्रोजेस्टिनोल, इस टाइप के हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन वाले, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये हमें सारे हार्मोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखना इन सभी हार्मोन्स की नेचर कैसी है? लिपिड सॉल्युबल। अब इससे इफेक्ट क्या आता है वो देखेंगे। अब ध्यान से देखो, बेसिकली क्या हुआ, आपको पता है कि कोई भी जो सेल है, कोई भी सेल है, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड की बनी होती है। आपने ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि बाइलिपिड की लेयर होती है। अब हार्मोन अगर वाटर सॉल्युबल है, हार्मोन अगर वाटर सॉल्युबल है, जैसे मान लो ये, तो ये लिपिड की लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। पर अगर हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड वाला ही है, तो ये डायरेक्टली क्रॉस करके अंदर आ सकता है। अब जो अंदर जाएगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका वो अलग होगा, और जो अंदर नहीं जा पाया उसका मैकेनिज्म अलग होगा। यही आपको समझना है। क्या ये बात क्लियर है? तो आगे देखो, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल। थायराइड के हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन बोल रहे हैं, T3, T4, ये भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में क्या आते हैं? अमाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास आ गया मेलाटोनिन। पेप्टाइड हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, MSH, LH, ये सारे क्या हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन या पिट्यूटरी के हार्मोन, जो हम आगे पढ़ेंगे।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे डिफर करता है, जो वाटर सॉल्युबल है उसके लिए अलग है, लिपिड सॉल्युबल के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर रिसेप्टर होंगे या सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से कौन बाउंड करेगा? जो टारगेट सेल के ऊपर जाएगा वाटर सॉल्युबल। और सेल के अंदर वाले रिसेप्टर से कौन बाइंड करेगा? जो ऑब्वियसली सेल के सीधा अंदर चला जाएगा, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो इस बाइंडिंग के कारण इनके कम्प्लेक्स अलग बनते हैं, इनके बायोकेमिकल चेंजेस अलग होते हैं, इसीलिए इनके एक्शन भी अलग होते हैं। ठीक है, अब ये हम एक्शन समझेंगे, मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में पहले हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल कैसे काम करता है। तो ध्यान से देखना, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये क्या है, एक ब्लड की वेसल, और ये है सेल की ये लेयर है, लिपिड बाइलेयर। अब एक हार्मोन है जो इस ब्लड वेसल में घूम रहा है। ये ब्लड वेसल से हार्मोन निकला बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब ये हार्मोन है वाटर सॉल्युबल। ये हार्मोन कैसा है? वाटर सॉल्युबल। तो ये हार्मोन अब लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? ये अब सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ना कोई रिसेप्टर ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर से क्या कर जाएगा? बाइंड। क्या कर जाएगा? बाइंड। रिसेप्टर से बाइंड करके ये अंदर वाली तरफ एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिसमें ये कैल्शियम भी जनरेट कर सकता है, साइक्लिक एएमपी भी कर सकता है, राइट, इस टाइप का। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा हार्मोन है इसने एक्ट किया एज अ प्राइमरी मैसेंजर, कि ये मैसेज लेकर आया पर ये बाहर ही रुक गया, अंदर तो ये मैसेज लेकर ही नहीं गया। अंदर जो मैसेज लेकर जा रहा है वो कैल्शियम या सीएमपी है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। तो बाहर तक जो रास्ता ये तक लेकर आया सेल के बाहर तक वो है प्राइमरी, उसने अंदर मैसेज जिसको दिया वो आगे लेकर जा रहा है वो है सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये क्या करेगा? ये किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और ये एंजाइम हमारे टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और यही टारगेट प्रोटीन जो भी फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो भी शरीर में बदलाव लाना है वो फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर आएगा। ये बात क्लियर है? तो इस मैकेनिज्म में आप देख रहे हो कि एक तो चीज़ क्या है कि सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम भी हो सकता है, साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है, इंडोलाइल फॉस्फेट 3 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पर एक हार्मोन की वजह से हो सकता है एक ही कैल्शियम बने, पर यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक हार्मोन की वजह से 10 कैल्शियम आए, और 10 कैल्शियम की वजह से 100 या 1000 एंजाइम एक्टिवेट हो, और 1000 एंजाइम 1,00,000 के करीब प्रोटीन एक्टिवेट करें। तो यानी यहाँ पर प्रोसेस को मल्टीपल टाइम किया जा सकता है, इसीलिए इसके अंदर जो एम्प्लीफिकेशन है सिग्नल की वो होती है, सिग्नल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। और इसीलिए हार्मोन की अमाउंट क्या चाहिए? ट्रेस, बिल्कुल छोटा सा हार्मोन चाहिए, वो अपने आप सिग्नल को बढ़ाता जाएगा। क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरा मैकेनिज्म वो कौन सा है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। अब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में क्या होता है, ध्यान से देखना। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में एक चेन है, इस तरह से ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर अब हार्मोन घूम रहा है, तो ये क्या थी? अगेन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ये क्या है? लिपिड हार्मोन। यही है। दोबारा सेल की मेम्ब्रेन है, ये क्या है? अगेन से एक सेल है, राइट। अब इस सेल के अंदर ध्यान से देखो तो लिपिड जो है वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। यहाँ आया लिपिड, लिपिड ने यहाँ से आकर जो दोबारा एंट्री कर ली, तो लिपिड ने यहाँ से आकर दोबारा से डायरेक्ट एंट्री की। लिपिड आया यहाँ तक, यहाँ से आके डायरेक्ट एंट्री, तो लिपिड आ गया सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो लिपिड अब न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाएगा।